सुहानी जब उस बॉक्स से सैंडल्स बाहर निकालती है तो देखती है कि उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा पेपर रखा हुआ था। सुहानी उसे निकालकर देखने लगती है। उस पेपर पर लिखा था, डोंट वरी, ये सैंडल 2 साल से ज्यादा चलेंगे। ये पढ़ते ही सुहानी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो समझ जाती है कि ये पार्सल उसे युवराज ने भेजे हैं। वो खुशी से उन सैंडल्स को अपने गले से लगा लेती है। अगले ही पल सुहानी अपना मोबाइल उठाती है और युवराज को कॉल करती है। युवराज इस वक्त अपने ऑफिस में था। वो अपनी नज़र लैपटॉप पर जमाए हुए कुछ काम कर रहा था। तभी उसका मोबाइल बजता है। युवराज देखता है कि सुहानी उसे कॉल कर रही है। अपने मोबाइल स्क्रीन में सुहानी का नाम देखकर युवराज की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। वो कॉल आंसर करते हुए कहता है, हेलो। सुहानी थोड़ी नर्वस होकर कहती, हेलो युवराज सर, मैं सुहानी। युवराज खुद को बिजी प्रिटेंड करते हुए कहता, मुझे पता है। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी का मुंह बन जाता है और युवराज के जैसे एक्सप्रेशन बनाकर उसकी एक्टिंग करने लगती है। तभी मोबाइल से युवराज की आवाज आती है, अगर तुम्हारी एक्टिंग हो गई हो तो मुझे बताओगी कि कॉल क्यों किया है। ये सुनकर सुहानी चौंक जाती है। वो अपने आसपास देखते हुए अपने मन में कहती है, युवराज सर को कैसे पता कि मैं क्या कर रही थी? क्या वो यही है? युवराज फिर से कहता है, मैं वहां पर नहीं हूँ। अब सुहानी की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो युवराज से कहती है, तो फिर आपको कैसे पता चला कि मैं? युवराज सुहानी की बात बीच में ही काटते हुए कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा छोटा सा दिमाग कहाँ तक जा सकता है। ये सुनकर सुहानी फिर से अपना मुंह बना लेती है। युवराज कहता है, अब बताओ क्या काम था? सुहानी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती, युवराज सर, मुझे आपसे कुछ कहना था। युवराज उसी लहजे में जवाब देता, हाँ शायद इसीलिए तुमने कॉल किया होगा। युवराज का ये एटीट्यूड सुहानी को भी दुखी कर देता है। वो आगे कहती, युवराज सर थैंक यू। सुहानी के थैंक्स कहते युवराज के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो समझ जाता है कि सुहानी को भेजा हुआ उसका पार्सल मिल गया है। फिर भी वो अपनी स्माइल दबाते हुए अनजान बनकर कहता, थैंक यू, लेकिन किस लिए? सुहानी युवराज को याद दिलाते हुए कहती है, आपने जो पार्सल मेरे लिए भेजा है उसके लिए। युवराज कहता, कौन सा पार्सल? मैंने कोई भी पार्सल नहीं भेजा है। सुहानी युवराज को फिर से याद कराने की कोशिश करते हुए कहती, युवराज सर, आपने ही तो मेरे लिए पार्सल भेजा था जिसमें सैंडल्स थे। युवराज फिर से अनजान बनते हुए कहता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं भेजा है। ये कहकर युवराज कॉल कट कर देता। कॉल कट करते ही युवराज के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ सुहानी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तब तक कॉल कट चुका था। कॉल कटते ही सुहानी अपने मोबाइल को घूरने लगती है। अपने मोबाइल को देखते हुए कहती है, युवराज सर, पार्सल तो आपने ही भेजा है, लेकिन आप मानेंगे नहीं। आप इतने भी बुरे नहीं हैं, लेकिन पता नहीं क्यों खड़ूस बनकर घूमते रहते हैं। इधर निशा और विवेक बातें करते हुए रोड पर चल रहे थे। विवेक निशा से कहता, निशा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कैफे में तुम हम लोगों से कुछ छुपा रही हो? क्या बात है? निशा कहती, विवेक, मुझे लगता है कि सुहानी का इन सब से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। विवेक कहता, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? निशा अपनी बात पर जोर देकर कहती, विवेक, तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? वो शायद सुहानी के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ा है। उसने सुहानी पर कई बार अटैक किया है और उससे भी अजीब बात यह है कि सुहानी हर बार उस साय से बच जाती है। हमेशा कोई ना कोई आकर उसे बचा लेता है। कभी युवराज सर, कभी रोहित, कभी तुम और कभी वो आदमी जिसने कल रात सुहानी की जान बचाई थी। विवेक निशा की बातों से सहमत होकर कहता, हाँ यार, ये बात तो मैंने नोटिस ही नहीं की। वो साया हम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता क्योंकि हमारे गले में ये रुद्राक्ष है, लेकिन सुहानी के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वो हर बार बच जाती है। एक और बात, उसे कैसे पता चल जाता है कि उस साय ने कब और किसका शिकार किया है? निशा कुछ सोचते हुए कहते, विवेक, क्या तुम्हारे पास मिस्टर सक्सेना और उनकी बेटी, क्या नाम था उसका? विवेक कहता, शिविका। निशा कहती, हाँ शिविका, क्या तुम्हारे पास उन दोनों की कोई तस्वीर है? विवेक कुछ याद करते हुए कहता है, शिविका का तो पता नहीं, लेकिन मिस्टर सक्सेना की तस्वीर मेरे घर के स्टोर रूम में हो सकती है। तुम तो जानती हो ना, मम्मी पापा के जाने के बाद चाचा जी ने वो घर रेंट पर दे दिया है, तो हमारा सारा सामान उसी घर के स्टोर रूम में है। निशा कहती है, फिर ठीक है, हम अभी तुम्हारे घर जाएंगे और वो तस्वीर ढूंढेंगे, आगे हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। निशा की हड़बड़ी देखकर विवेक को कुछ गड़बड़ लगती है। वो क्यूरियस होकर कहता है, तुम्हें उन दोनों की तस्वीर देखने की इतनी भी क्या जल्दी है? और ये सारी बातें तुमने सुहानी के सामने क्यों नहीं की? निशा विवेक को समझाते हुए कहती, देखो विवेक, धीरे धीरे सुहानी की मेमोरी वापस आने लगी है। मुझे लगता है कि उसका पास्ट शिमला से जुड़ा है। अभी अगर हम सुहानी से ये सब कहेंगे तो वो अपने दिमाग पर और ज्यादा जोर देकर चीजों को याद करने की कोशिश करेगी। ये सब उसकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। पहले हम कुछ पता कर लेते हैं, फिर सुहानी से कुछ कहेंगे। मुझे लगता है कि मिस्टर सक्सेना वाले क्लू को
फॉलो करके हमें उस साय तक जरूर पहुंच जाएंगे। विवेक निशा की बात से सहमत होकर कहता है, तुम ठीक कह रही हो। मैं मिस्टर सक्सेना से जुड़े लोगों के बारे में पता करता हूँ। कोई तो होगा शिमला में जो हमें उनके बारे में कुछ बता सके, उनके दोस्त, उनके एम्प्लॉय या उनका स्टाफ। ये कहते हुए निशा और विवेक के घर की तरफ जाने लगते हैं। शाम के 5:30 बजे थे। हमेशा की तरह इस वक्त पुराना रोड बिल्कुल सुनसान था। सूरज ढल रहा था और धीरे धीरे वहां अंधेरा होने लगा था। समायरा विसिंगविल से थोड़ी दूर खड़ी होकर उसे देख रही थी। वहां खड़ी समायरा के दिमाग में अभी भी वही विजुअल्स आ रहे थे जिसमें उस साय ने उसकी मां पर हमला किया था। कुछ देर बाद वो 2 दिन पहले खुद पर हुए हमले के बारे में भी सोचने लगती है। समायरा यही सब सोचते हुए कहती है, मुझे किसी भी तरह इस विसिंगविल के अंदर जाना होगा। वो कलश इसी के अंदर है और उस कलश के बिना मैं उस साय का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समायरा अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। तभी उसके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस आवाज को सुनकर समायरा पीछे नहीं मुड़ती और न ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये पता है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। समायरा के पीछे अर्नब खड़ा था जो उसे विसिंगविल के पास देखकर हैरान था। समायरा अर्नब के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर अर्नब कुछ कदम आगे बढ़कर समायरा के पास आकर खड़ा हो जाता है। अर्नब अपने सवाल पर जोर देकर कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा। समायरा अब भी कोई जवाब नहीं देती। वो बस सामने विसिंगविल को देखती रहती है। समायरा का ये एटीट्यूड देखकर अर्नब को गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में समायरा से कहता है, समायरा, मैं तुमसे इतने आराम से सवाल सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन मेरे इस बिहेवियर को तुम फॉर ग्रांटेड लेने की गलती मत करना। मैं यही सवाल तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर भी कर सकता हूँ। समायरा पर अर्नब की बातों का कोई असर नहीं होता। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के अर्नब को देखकर कहती, ठीक है एसपी अर्नब सिंह, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। अर्नब समायरा की आंखों में देखते हुए कहता, उस दिन तुम पर किसने अटैक किया था? समायरा अर्नब का सवाल सुनकर हल्की हंसी के साथ अपनी नजरें फेर लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अर्नब के सवाल पर हंस रही है। यह देखकर अर्नब का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अर्नब अब सख्ती के साथ कहता है, क्या मजाक लगा रखा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। समायरा अर्नब की तरफ मुड़ती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझ पर अटैक उसी ने किया था जिसकी आवाज तुम्हें हर रात सुनाई देती है तो? समायरा का जवाब सुनकर अर्नब सख्ते में आ जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि समायरा को कैसे पता कि अर्नब को रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। अब तक अर्नब को लग रहा था कि उसे कोई मेंटल डिजीज है जिसकी वजह से वो ऐसी आवाजें सुनता है। उसने अपने इस प्रॉब्लम्स के लिए कई साइकियाट्रिस्ट से बात भी की थी, लेकिन उसे इन सब से कोई फायदा नहीं हुआ था। अर्नब अब समायरा को हैरानी से देखने लगता है। समायरा की नजर अब भी अर्नब पर ही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद अर्नब कहता, तुम्हें कैसे पता कि मुझे वो आवाजें सुनाई देती है? समायरा कहती है, तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं क्योंकि सच तुम मानोगे नहीं। अर्नब बौखलाहट के साथ कहता है, जो तुमसे पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो। तुम कौन हो और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती हो? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? अर्नब की बेचैनी देखकर समायरा उससे कहती है, मैं तुम पर कोई नजर नहीं रख रही हूँ। अर्नब क्यूरियस होकर कहता है, फिर तुम्हें कैसे पता कि मुझे वो आवाजें सुनाई देती है और वो किसकी आवाजें हैं? समायरा विसिंगविल की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें उसी साय की आवाजें सुनाई देती है जो यहाँ पर लोगों को मार रहा है। अर्नब समायरा की बातों को नकारते हुए कहता है, ये सब बकवास है। यहाँ कोई साया नहीं है। शहर में कोई बहुत स्मार्ट क्रिमिनल है जो उस साय के नाम पर लोगों को मार रहा है और मैं उसे पकड़कर ही रहूंगा। समायरा कहती है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है वो आवाजें किसकी है जो तुम रोज रात को सुनते हो और जिसकी वजह से तुम कई रात तक सोए नहीं हो? समायरा का सवाल सुनकर अर्नब भी खामोश रह जाता है क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी इस प्रॉब्लम्स को लेकर कई डॉक्टर से मिल चुका है, लेकिन सभी ने अर्नब की मेंटल कंडीशन को नॉर्मल बताया था। कोई भी डॉक्टर ये समझ नहीं पा रहा था कि अर्नब की प्रॉब्लम्स क्या है। अर्नब इसी सोच में डूबा वहां खड़ा रहता है। अर्नब को देखकर समायरा समझ जाती है कि उसके दिमाग में अब क्या चल रहा है। वो अर्नब और उस आवाजों के बारे में पहले से ही जानती थी। समायरा अर्नब को गौर से देखने लगती है। वैसे तो अर्नब बहुत ही हैंडसम लड़का था, लेकिन कई दिनों तक उन आवाजों की वजह से वो सो नहीं पाया था। नींद की कमी और स्ट्रेस की वजह से अब उसका चेहरा मुरझाया रहता था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थी और उसकी आंखों के नीचे थोड़े डार्क सर्कल आ गए थे। वो चेहरे से काफी परेशान लग रहा था। अर्नब को ऐसे देखकर समायरा कुछ सोचने लगती है। वो अर्नब से कहती है, अपना हाथ आगे करो।
अर्नब मुंह बनाकर कहता है, क्या? समायरा अपनी बात दोहराते हुए कहती है, मैंने कहा अपना हाथ आगे करो। अर्नब स्ट्रिक्टली कहता, नहीं, तुम पहले मेरे सवालों का जवाब दो। अर्नब के मना करने पर समायरा उससे कहती है, मैंने 2 बार तुम्हारी जान बचाई है, तुम मुझ पर इतना भरोसा तो कर ही सकते हो। समायरा की बात सुनकर अर्नब सोच में पड़ जाता है। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि समायरा ने सच में उसकी जान बचाई थी। कुछ सोचने के बाद अर्नब अपना हाथ समायरा की तरफ बढ़ा देता है। अर्नब के ऐसा करने पर समायरा अपने जैकेट के पॉकेट से एक काला धागा निकालती है और कुछ देर तक उस धागे को देखती रहती है। अर्नब को समझ नहीं आ रहा था कि समायरा क्या कर रही है। अगले ही पल समायरा उस धागे को अर्नब की कलाई में बांधने लगती है। समायरा को ऐसा करते देख अर्नब अपना हाथ पीछे लेने की कोशिश करता है, लेकिन समायरा बड़ी तेजी से अर्नब की कलाई पर वो धागा बांध देती है। अर्नब चिढ़कर कहता है, ये क्या तुम कर रही हो? समायरा उस धागे की तीसरी गांठ बांधते हुए कहती है, अब तुम्हें वो आवाजें नहीं सुनाई देगी, तुम आराम से सो सकते हो। अर्नब अपनी कलाई से वो धागा निकालने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। अर्नब को धागा निकालते देखकर समायरा उसका हाथ पकड़ लेती है। अर्नब गुस्से से समायरा को देखता है। समायरा कहती है, अगर तुम इन सब में नहीं मानते तो ये धागा आज बंधे रहने दो, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आज रात भी तुम्हें वो सब सुनाई दे तो कल सुबह इसे निकाल देना। पता नहीं क्यों, लेकिन समायरा की बातें सुनकर अर्नब उस धागे को नहीं निकालता। तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। उसे गोपाल ने कॉल किया था। अर्नब जब कॉल रिसीव करता है तो सामने से गोपाल कहता है, सर, एक जरूरी काम है, आपको अभी पुलिस स्टेशन आना होगा। गोपाल की बात सुनकर अर्नब समायरा से बिना कुछ कहे तुरंत ही वहां से चला जाता है। अर्नब के वहां से जाते ही समायरा कहती है, एएसपी अर्नब सिंह, तुम पर मेरा एक और एहसान। रात के 12 बज रहे थे। सेंट थॉमस हॉस्टल की सभी लड़कियां सो रही थी। आज सुहानी के कमरे की खिड़की बंद थी और उसके बाहर कोई भी नहीं खड़ा था। उस खिड़की से कुछ दूर लगे पेड़ के पीछे से एक आदमी उस खिड़की की तरफ झांक रहा था। ये वही आदमी था जो हर रात सुहानी पर नजर रखता था। वो आदमी सुहानी की खिड़की की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, उस युवराज की वजह से मैं सीबी पर ठीक से नजर नहीं रख पा रहा हूँ। उसकी ही वजह से कल रात सीबी की जान खतरे में पड़ गई थी। मुझे उसकी हिफाजत करने का कोई दूसरा ही तरीका ढूंढना होगा। अगली सुबह अर्नब आराम से अपने बेड पर सो रहा था। सोते हुए उसके चेहरे पर एक सुकून दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ दिनों के बाद अर्नब को ऐसी प्यारी सी नींद मिली हो। अर्नब के साइड टेबल पर उसका मोबाइल रखा हुआ था। काफी देर से वो मोबाइल बज रहा था, लेकिन अर्नब इतनी गहरी नींद में सोया था कि उसे मोबाइल की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बार बार मोबाइल बजने की वजह से कुछ देर बाद अर्नब की नींद खुल जाती है। वो बिना आंखें खोले अपना हाथ टेबल पर ले जाकर मोबाइल पकड़ लेता है। मोबाइल को बिना देखे अर्नब कॉल आंसर करके नींद भरी आवाज में कहता, हेलो। मोबाइल से गोपाल की आवाज आती, हेलो सर, आप अभी तक सो रहे हैं? अर्नब उसी आवाज में कहता, इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया? गोपाल कंफ्यूज होकर कहता, सर, सुबह सुबह? अभी तो दिन के 11:30 बज रहे हैं। अर्नब गोपाल की बात से इरिटेट होकर कहता, क्या बकवास कर रहे हो गोपाल? गोपाल अपनी बात पर जोर देते हुए कहता, सर, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। दिन के 11:30 बज चुके हैं। आज आप अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। आप ठीक तो है ना? गोपाल की बातें सुनकर अर्नब फौरन उठकर बैठ जाता और अगले ही पल उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर जाती है। सच में दिन के 11:30 बज गए थे। अर्नब फौरन मोबाइल में भी टाइम चेक करता, लेकिन वहां भी टाइम से 11:30 ही हुआ था। ये देखकर अर्नब हैरान रह जाता, क्योंकि वो रोज सुबह 5 बजे उठकर अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लेता था। अर्नब अपना सर पकड़कर खुद से कहता, आज मुझे उठने में इतनी देर कैसे हो गई? जब अर्नब ने अपना हाथ अपने सर पर रखा था, तभी उसकी नजर उसकी कलाई पर बंधे हुए काले धागे पर जाती है। उसे देखकर अर्नब का दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। वो अपने दूसरे हाथ से उस धागे को छूते हुए कुछ सोचने लगता है। उसे याद आता है कि कल रात उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी थी और कई दिनों के बाद वो चैन की नींद सो पाया था। अर्नब कुछ सोचते हुए कहता, क्या सच में इस धागे की वजह से कल रात मुझे वो आवाजें सुनाई नहीं दी थी, या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक था? क्या समायरा सच कह रही थी? क्या सच में कोई साया है जो लोगों को मार रहा है? कुछ देर तक यही सोचने के बाद अर्नब अपने इस थॉट्स को नकारते हुए खुद से ही कहता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद ये सब बस एक इत्तेफाक होगा। ये सोचकर अर्नब अपने बेड से उठ जाता है और जल्दी से पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार होने लगता है। इधर क्लास खत्म होने के बाद सुहानी अपने क्लास से बाहर आती है।
आज निशा और विवेक उसके साथ नहीं थे। वो किसी काम का बहाना बनाकर आज कॉलेज नहीं आए थे। क्लास से निकलकर सुहानी बड़बड़ाते हुए चल रही थी। ये मिस्टर सक्सेना के बारे में मैं कहाँ से पता करूं? मेरी तो पूरी जिंदगी पजल बनकर रह गई है। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कि दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये पद्मिनी का सस्पेंस ही कम था क्या, जो अब मिस्टर सक्सेना भी आ गए हैं? पता नहीं कौन है ये। दूसरी तरफ से युवराज आ रहा था। उसकी नजर सुहानी पर पड़ती। वो देखता है कि सुहानी खुद से बड़बड़ाते हुए चल रही है। ये देखकर युवराज अपने मन में कहता है, ये हमेशा ऐसे नमूने की तरह हरकतें क्यों करती रहती है? सुहानी के नजदीक पहुंचकर युवराज ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो सुहानी को देख भी नहीं रहा है। तभी सुहानी की नजर युवराज पर जाती है। युवराज को देखते ही सुहानी भागते हुए उसके पास जाने लगती है। युवराज सुहानी की तरफ जाते हुए देखता है, लेकिन फिर भी अपने रास्ते पर चलते रहता है। सुहानी जैसे ही युवराज के पास पहुंचती है, एक लड़का भागते हुए आता और सुहानी से टकराकर दूसरी तरफ भाग जाता है। उस लड़के के टकराते ही सुहानी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। उसे गिरते देखकर युवराज अलर्ट हो जाता है और अगले ही पल सुहानी के पास जाकर उसका हाथ थाम लेता है। डर से सुहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब कुछ देर बाद सुहानी को एहसास होता है कि वो नीचे नहीं गिरी है। वो धीरे से अपनी आंखें खोल लेती है। आंखें खोलकर सुहानी देखती है कि उसके सामने युवराज है। सुहानी युवराज का हाथ थामे हवा में झूल रही है। युवराज को खुद को थामे देखकर सुहानी एक चैन की सांस लेती है और उसके चेहरे पर एक गजब की स्माइल आ जाती है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के सुहानी को देख रहा था। सुहानी युवराज से कुछ कहने ही वाली होती है, तभी युवराज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो सुहानी का हाथ छोड़ देता है। युवराज के ऐसा करते ही सुहानी फ्लोर पर गिर जाती। युवराज जानता था कि इससे सुहानी को कुछ खास चोट नहीं लगने वाली है, इसलिए उसने सुहानी का हाथ छोड़ रखा था। जैसे ही सुहानी फ्लोर पर गिरती है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वहां पर युवराज और सुहानी के अलावा और कोई भी नहीं था। कुछ ही देर के बाद सुहानी अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि वह पीठ के बल जमीन पर पड़ी है और उसके सामने युवराज खड़ा है। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि युवराज के होते हुए सुहानी की ये हालत हुई थी। सुहानी जमीन पर पड़े हुए भी दर्द से कराह रही थी और युवराज से कहती, युवराज सर, आपने मुझे गिरने क्यों दिया? युवराज कहता है, बार बार तुम्हें गिरने से बचाना ही मेरा काम नहीं है। सुहानी उठकर फ्लोर पर बैठ जाती है और अपनी कोहनी पर लगे हुए चोट को सहलाते हुए कहती, युवराज सर, इसे काम नहीं, इसे हेल्प कहते हैं। युवराज उसी अंदाज में कहता, हेल्प उसकी की जाती है जिसकी सच में उसकी जरूरत होती है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे देखकर जानबूझकर बार बार गिरती रहती हो, इसलिए तुम्हारी मदद करना मुझे जरूरी नहीं लगा। ये कहकर युवराज अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। युवराज की ये बात सुनकर सुहानी अपना मुंह बनाते हुए कहती, क्या युवराज सर को मैं ऐसी लड़की लगती हूँ? ये कहकर सुहानी जल्दबाजी में खुद ही उठ जाती है और युवराज के पीछे जाने लगती है। युवराज तेजी से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। उसे पता था कि सुहानी उसके पीछे जरूर आएगी। सुहानी भागते हुए युवराज के पीछे पीछे जाने लगती है। युवराज इस वक्त इतनी तेजी से चल रहा था कि उसकी स्पीड मैच करने के लिए सुहानी को लगभग भागना पड़ रहा था। वो युवराज के पीछे भागते हुए कहती, युवराज सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। युवराज उसी स्पीड में चलते हुए कहता, हाँ बोलो। सुहानी कहती, मेरा मतलब है मुझे आपसे कुछ पूछना था। युवराज सामने देखकर चलते हुए कहता, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो पार्सल मैंने नहीं भेजा है। सुहानी बौखलाहट के साथ कहती, नहीं सर, ये उस पार्सल के बारे में नहीं है, मुझे आपसे किसी आदमी के बारे में पूछना है। युवराज बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए कहता है, किस आदमी के बारे में? सुहानी अब उस युवराज के पीछे भागते भागते थक गई थी और हाँफते हुए कहती है, मिस्टर महेश सक्सेना। सुहानी के मुंह से ये नाम सुनकर युवराज के कदम वहीं रुक जाते हैं, लेकिन वो अपने चेहरे से सुहानी को कुछ भी पता नहीं चलने देता। युवराज वहीं खड़े होकर सोचने लगता है, सुहानी मिस्टर महेश सक्सेना के बारे में क्यों जानना चाहती? क्या उसे याद आ गया कि महेश सक्सेना है उसके रियल डैड हैं? यह सोचकर सुहानी से युवराज कहता है, तुम्हें मिस्टर सक्सेना के बारे में क्यों जानना है? युवराज का ये सवाल सुनकर सुहानी कुछ घबरा जाती, क्योंकि उसने इस सवाल का जवाब सोचा ही नहीं था। वो युवराज को इस वक्त सच नहीं बताना चाहती थी। सुहानी एक बहाना बनाते हुए कहती, सर, वो क्या है ना, ये नाम बार बार मुझे मेरे सपने में सुनाई देता है। जब मैंने इस नाम के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि मिस्टर सक्सेना शिमला से ही है, इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ जानना है। शायद इससे मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ पता चल जाए। सुहानी नहीं जानती थी कि उसका ये झूठ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। ये सुनकर युवराज अपने मन में कहता है, शायद सुहानी को अब अपना पास्ट याद आने लगा। ये सोचते युवराज कहता, मिस्टर सक्सेना शिमला के एक रेपुटेटेड बिजनेसमैन थे। कुछ सालों पहले उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी मौत हो गई थी। ये सुनकर सुहानी अपनी आंखें घुमाते हुए कहती है, युवराज सर, इतना तो मुझे भी पता है, मुझे उनके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए।
सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज उसे गौर से देखने लगता है। कुछ ही देर के बाद वो आगे कहता, ठीक है, आज शाम 5 बजे रेडी रहना। ये कहकर युवराज अपने ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। सुहानी युवराज के कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तब तक युवराज ऑफिस के अंदर जा चुका था। वो खुद से कहती है, 5 बजे रेडी रहना मतलब क्या है? सुहानी को युवराज की बात समझ में नहीं आती। वो फिर बड़बड़ाते हुए जाने लगती। वो, युवराज सर, मुझे कभी समझ में नहीं आते। कभी तो मुझे उस साय से बचा लेते हैं, लेकिन आज गिरने से भी नहीं बचाया। कितनी जोर से चोट लगी थी मुझे आज। ये कहते सुहानी अपनी कमर पकड़कर चलने लगती है। युवराज के जाने के बाद अब उसे दर्द का एहसास हो रहा था। शाम के 5 बजे थे। सुहानी कॉलेज के पार्किंग में युवराज की कार के पास खड़ी थी। उसे युवराज ने कुछ बताया नहीं था कि उसे कहाँ इंतजार करना, इसलिए सुहानी को यही सबसे सही जगह लगती है उसका इंतजार करने के लिए। ठीक 5 बजे युवराज अपनी कार के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि सुहानी उसके कार के पास ही खड़ी है। युवराज अपने एटीट्यूड में कहता है, अंदर बैठ जाओ, और खुद भी कार के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। सुहानी के कार में बैठते ही युवराज कार स्टार्ट कर देता है और कॉलेज से बाहर निकल जाता है। युवराज कार ड्राइव कर रहा था और सुहानी चुपचाप उसके पास बैठी थी। वो युवराज से पूछना चाहती थी कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, लेकिन कुछ पूछ नहीं पा रही थी। वो बीच बीच में अजीब अजीब शक्लें बनाकर तिरछी नजरों से युवराज को देख रही थी। युवराज सुहानी की ये हरकत काफी देर से नोटिस कर रहा था। एक टाइम के बाद जब युवराज ये सब टॉलरेट नहीं कर पाता तो वो सुहानी से कहता है, तुम कुछ पूछना चाहती हो? सुहानी एक बड़ी सी स्माइल में हाँ में अपना सर हिलाकर कहती है, आपको कैसे पता? युवराज सामने देखकर कहता है, जैसे तुम्हें पता है कि मुझे इरिटेट कैसे करना है। ये सुनकर सुहानी का मुंह बन जाता है। युवराज कहता है, अब ये अजीब सी शक्लें बनाना बंद करो और पूछो क्या पूछना है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज अपनी कार रोक देता है। युवराज को ऐसे कार रोकते देखकर सुहानी घबरा जाती है। वो मन में सोचती है, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? सुहानी जैसे ही कुछ कहने वाली होती है, युवराज अपनी बाईं तरफ देखते हुए कहता, हम यहाँ आ रहे थे। युवराज की बात सुनकर सुहानी भी बाईं तरफ देखने लगती है। रोड के किनारे एक छोटा सा घर था जिसके सामने एक छोटा सा गार्डन था। सुहानी उसे देखते कहती है, ये किसका घर है? युवराज कहता है, ये हमारे गार्डनर का घर है। ये सबसे पहले मिस्टर सक्सेना के घर में काम करते थे। मुझे लगता है कि तुम्हारे बहुत से सवालों का जवाब इनके पास जरूर होगा। युवराज की बातें सुनकर सुहानी उस घर की ओर देखने लगती है। युवराज सुहानी से कहता है, यहीं बैठे रहना है या अंदर चलकर उनसे बात भी करोगी? सुहानी हड़बड़ाकर कार से बाहर निकलती है। युवराज भी कार से निकलकर बेझिझक उस घर के अंदर जाने लगता है। सुहानी भी युवराज के पीछे पीछे जाती है। उस घर के गार्डन से चलकर युवराज घर के दरवाजे तक पहुंचता है और डोरबेल बजा देता है। डोरबेल बजने के कुछ ही देर के बाद एक बुजुर्ग आदमी दरवाजा खोलते हैं। वो आदमी युवराज को देखकर खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, युवराज बाबा आप यहाँ? युवराज कहता है, जीतू काका, आज मैं कुछ काम से आया हूँ। जीतू काका कहते हैं, कहिए युवराज बाबा, आपको मुझसे क्या काम है? युवराज कहता है, मुझे आपसे किसी को मिलाना है। ये कहकर युवराज थोड़ा साइड हो जाता है और जीतू काका की नज़र युवराज के पीछे खड़ी सुहानी पर जाती है। सुहानी को देखते ही जीतू काका अपना चश्मा एडजस्ट करके उसे गौर से देखने लगते हैं। उन्हें सुहानी का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जीतू काका के ऐसे देखने से सुहानी थोड़ा नर्वस हो जाती है। याददाश्त पर बहुत जोर देने पर भी जीतू काका को याद नहीं आता कि उन्होंने सुहानी को कहाँ देखा है। सुहानी जीतू काका को देखकर मुस्कुरा देती है। जीतू काका भी मुस्कुराते हुए उन दोनों को घर के अंदर बुलाकर बैठने को कहते हैं। जीतू काका युवराज से कहते हैं, कहिए युवराज बाबा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? युवराज सुहानी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, काका ये आपसे कुछ पूछना चाहती है। जीतू काका मुस्कुराते हुए सुहानी को देखकर कहते, कहो बेटी क्या पूछना है तुमको? सुहानी कुछ नर्वस होकर कहती, काका मुझे मिस्टर महेश सक्सेना के बारे में आपसे पूछना था। उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि कुछ ही दिनों में उनके परिवार में सबकी मौत हो गई? सुहानी का ये सवाल सुनकर जीतू काका के चेहरे पर खौफ और गुस्सा दोनों एक साथ दिखाई देने लगता है। वो फौरन युवराज की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों से समझ आ रहा था कोई युवराज से कोई सवाल कर रहे हैं। युवराज अपनी पलकें झपकाकर जीतू काका को सुहानी के सवाल का जवाब देने के लिए कहता है। सुहानी कंफ्यूज होकर एक बार जीतू काका को तो एक बार युवराज को देख रही थी। युवराज का इशारा समझकर जीतू काका सुहानी से कहते हैं, बेटा सक्सेना साहब के साथ वो सब कुछ मनहूस कुएं की वजह से हुआ था। आखिर क्या रहस्य था उस मनहूस कुएं का? क्या जीतू काका सुहानी को सारी बातें बता पाएंगे या कुछ और ही ट्विस्ट सामने निकल कर आएगा?
आगे की कहानी को जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें कहानियाँ सुनना पसंद है, और कमेंट करके भी बताएं कि आप ये मेरी कहानी कहाँ से देख रहे हैं और ये कहानी आपको कैसी लग रही है। कृपया अपने फीडबैक को जरूर हमसे साझा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।